गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हमारा अध्याय चल रहा है वितान भाग 2 से, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में पूरक पाठ्य पुस्तक है। ये इसमें जो उपन्यास है वो हमने शुरू किया था और मंजूर है इधर तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे शुरू करेंगे। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। आनंद से उमड़ने से अभिप्राय खुशी से झूम उठना। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम के ऊपर आता रहूंगा ना। हाँ, यदि आया तो किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, बालिस्टर होता है वकील। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। कौन कहता है ये बातें? लेखक बता रहे हैं अपने बारे में। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा और भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। व्यतीत होना यानी कि गुजारना। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। यानी कि जो लेखक थे, जिस समय उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी उस समय वो 5वीं कक्षा में थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें खेतों के काम में लगा दिया था, जिस कारण से वो 5वीं की पढ़ाई शुरू से नहीं कर पाए थे। और जब राव दत्ता जी से बात हुई तो जनवरी के महीने में उन्होंने अपनी दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू की। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वें नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। खट्टा होना यानी कि उदास हो जाना। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के आगे निकाल लीजिए। अपरिचित यानी कि अनजान। अपरिचित क्या होते हैं? अनजान। सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी अट्टे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले। पोटली क्या होता है? थैला, बस्ता संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। धरोहर क्या होता है? जो हमारी परंपराओं से, जो हमें रीति रिवाज के अनुसार दादा परदादा से, या जो हमारी संस्कृति सभ्यता होती है, उसे अच्छे से संभाल के रखना। क्या है? क्या नाम है? मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आप बैठे हो? क्वेश्चन किया जा रहा है लेखक से। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है।
बहुगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई, मटमैली क्या होता है? गंदी। मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। गमछा क्या होता है? गमछा होता है पतले कपड़े से बना हुआ तौलिया, उसको गमछा बोलते हैं। देखे 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 तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया। रुआंसा होना, रुआंस से अभिप्राय यानी कि चिंतित होना या थोड़ी सी बेचैनी पैदा होना। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसके आवाज के इतने मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। ऐसा किसके साथ हुआ? ऐसा लेखक जी के साथ हुआ जब उन्होंने दोबारा से 5वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई शुरू की, जाना शुरू किया। रणन वे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर यानी कि गंदा तौलिया देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चावन का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अब एक बात स्पष्ट है कि जो मास्टर लेखक को पढ़ाने के लिए आए थे, कक्षा में पढ़ाने के लिए आए थे, वो कविता भी अच्छे से पढ़ लेते थे, बोल सकते थे, कविताओं की रचना भी कर सकते थे। यहीं से लेखक को भी कविता रचने की प्रेरणा प्राप्त होती है। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। कांच क्या होता है? धोती का जो लांग होता है उसको कांच बोलते हैं। धोती का एक जो पल्ला होता है उसको, एक जो सिरा होता है धोती का, उसे क्या बोलते हैं? कांच। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं, क्योंकि अब क्या हो चुका था? लेखक का मजाक बन चुका था कक्षा में। जो अपरिचित विद्यार्थी थे उन्होंने लेखक का मजाक बना दिया था। खिलौनों के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, और वैसा ही मेरा हाल हो गया था। चोंच मारना, चोंच मारने से अभिप्राय क्या है? चोंच मारकर किसी को घायल करने से तात्पर्य यही है कि रुक रुक कर किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना। अब ये जो बात कही है लेखक ने, खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे मेरा हाल हो गया। इन पंक्तियों से अभिप्राय यही है कि जिस तरह से खिलौने से कौवे के बच्चे को बना देते हैं और उसे हम बीच में रख देते हैं, और कौवा क्या करता है? उसे अपना बच्चा समझकर, असली का वास्तविक बच्चा समझकर उसे क्या करता है? उसको तरह तरह से चोंच मारता रहता है, बार बार पीड़ा देता रहता है। ऐसे ही उन्होंने, यानी कि किन्होंने, जो कक्षा में विद्यार्थी थे, उन्होंने लेखक को भी एक कौवे के बच्चे की तरह समझा, जिसको जैसे कौवे का बच्चा होता है ना, उसको इस दुनियादारी से इस संसार के लोगों से अपरिचित होता है,
वैसे ही उस समय लेखक भी अपरिचित थे उस कक्षा में, क्योंकि वो किसी को जानते ही नहीं थे। इस तरह से वो बाकी जो विद्यार्थी थे उन्होंने लेखक के साथ क्या करना शुरू किया, लेखक के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, उन्हें तरह तरह के कष्ट देने शुरू किए थे। क्योंकि एक छोटे बच्चे को भी वो नादान होता है, उसे किसी इस संसार से वो अपरिचित होता है। वैसे ही लेखक भी अब अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से अपरिचित था। आगे चलिए, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। चोंच मार मार कर घायल करना मैंने आपको बता ही दिया है। चोंच मार मार कर घायल करने से अभिप्राय रुक रुक कर किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक करना। धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं। तो इस तरह कैसे निभाह होगा। निवाह होता है गुजारा होना, यानी कि निर्वाह करना। कैसे टाइम उनका गुजरेगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ये लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर है, वे क्या मदद करेंगे। यानी कि लेखक अपने आप से क्या करते हैं, सवाल कर रहे हैं। अगर मैं न पढ़ूं इस पढ़ाई वढ़ाई से तो कई गुना बेटर क्या है, कई गुना बेहतर जो खेत में काम करना है वो कई गुना है। इस तरह से खेतों में न तो कोई मजाक करता है, न ही किसी तरह से उनका उपहास होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, तरह तरह से जो ये विद्यार्थी है ये तरह तरह के मजाक करते रहते हैं। तो इस तरह से लेखक के मन में थोड़ी समय के लिए एक निराशा छा गई थी, मन उदास हो गया था। चौथी से पांचवी तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसे लगने लगी है। अपना वहां कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। उमंग क्या होता है, उत्साह, जोश। सवेरे सवेरे मैं क्या था, उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पढ़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ले। मैलखाऊ क्या होता है, मैलखाऊ होता है जिसमें किसी तरह का मैल दिखाई ना दे, जिसमें किसी तरह की कोई भी गंदगी दिखाई ना दे, उसे मैलखाऊ बोलते हैं। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। अब देखिए लेखक ने अपना पहनावा बदल डाला। खेत के लिए धोती और स्कूल के लिए चड्डी। इससे पहले जब वो स्कूल में जाते थे तो क्या पहन के जाते थे, धोती डालकर जाया करते थे। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। हुक क्या होता है, आवाज करना। लड़कों के मन में और दहशत बैठी हुई थी। दहशत क्या होती है, डर। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था उद्यम करना, यानी कि कक्षा में जो शोर शराबा करते हैं, शोर शराबा करने वाले जो लड़के होते हैं। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। शाबाशी मिलना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। एक आध सवाल गलत हो जाता तो शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे, गणित। अब मास्टर जी के बारे में पूछा जाए तो ये जो बातें हम इन पंक्तियों में पढ़ रहे हैं ये सभी की सभी गणित मास्टर के विषय में लिखी जाएंगे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। ठोक देने से अभिप्राय क्या है, वहीं पर उसकी पिटाई कर देते, धुलाई कर देते अच्छे से। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता।
सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। यानी कि एक तरह से क्या था, एक तरह से बच्चों के अंदर गणित के मास्टर का खौफ था, जैसे हमारे यहाँ पर एसएस के टीचर का खौफ है। आगे चलिए, अगले आगे पेज निकाल लीजिए। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। अब वसंत पाटिल के बारे में अगर पूछा जाए पेपर में, तो वसंत पाटिल के बारे में आप ये बातें लिख सकते हो, क्योंकि वो शरीर से दुबला पतला था, होशियार था, कक्षा का मॉनिटर था, और पूरी कक्षा में उसका मान सम्मान था, और मास्टर जी भी उनका पूरा मान सम्मान किया करते थे, और बिल्कुल शांत स्वभाव का वो लड़का था वसंत पाटिल। और बाद में लेखक की उनके साथ मित्रता हो गई थी। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था। ये देखिए, मैंने आपको ये बातें पहले बता दी हैं। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर की कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। कौन कहता है ये बातें, कौन सोच रहे हैं, यानी कि किसके दिमाग में चल रही है ऐसी बातें, लेखक के दिमाग में। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मुनासिब क्या होता है, उचित, उचित न होना, उर्दू शब्द है ये। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा, और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। व्यवस्थित क्या होता है, ठीक तरह से रखना, यानी कि उसे कंटिन्यूटी में रखना, कौन सी किताबें लेके जानी है, कौन सी नोटबुक लेके जानी है, अपने बस्ते की ओर विशेष ध्यान देना। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता, एकाग्रता क्या होता है, मन का, यानी कि मन को एक ही काम में लगा लेना, यानी कि ध्यान की अवस्था। एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कौन कहता है ये बातें, ये बातें कहते हैं लेखक। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। दोस्ती जमना यानी कि मित्रता होना। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। अब ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मास्टर जी ने लेखक को आनंदा की नाम की जो उपाधि दी वो क्यों दी, कैसे दी? क्योंकि वो जल्दी से सवाल निकाल लेते थे और उनका भी स्वभाव कैसा था, लेखक का भी स्वभाव कैसा था, वसंत पाटिल की भांति था, और कक्षा में उनका भी मान सम्मान होने लगा था। वो भी होशियार विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी थे, इसलिए वो क्या करते थे, मास्टर जी उन्हें आनंदा कहकर बुलाने लगे थे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहते, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, अपनापन क्या होता है, जिसके बिल्कुल ही ज्यादा नजदीक हो। अपनेपन है आगे देखिए, लड़कों के सवाल जांचने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम।
मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर आगे जो ये है मास्टर सौंदर्यकर, ये मास्टर जी मराठी के पढ़ाने वाले थे और इनका भी लेखक के जीवन पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है। तो मास्टर जो सौंदर्यकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। रम जाना यानी कि उसी में लग जाना। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। रसिकता क्या होती है? यानी कि रस देने वाले, आनंद देने वाले, मजा देने वाले। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। कंठस्थ होता है मुंह जुबानी याद रहना। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। लय गति क्या होती है? यानी कि यति गति, यहाँ पर जो कविता होती है, कविता में रुकने और आगे बढ़ने से तात्पर्य होता है यति गति से। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ, अभिनय क्या होता है? नाटक करना के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। संस्मरण क्या होती है? अपने जीवन से संबंधित यादें। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना बान ही नहीं रहता था। बान क्या होता है? आभास होना। बान क्या होता है? आभास होना। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। यानी कि पूर्व जो लेखक थे, जब वो मास्टर जी कक्षा में जो कविता सुनाते थे लय से, गति से, यति से, तो लेखक पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ लगाते थे। लेखक ने उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त की। लेखक ऐसा चाहते थे कि ये जो मास्टर जी है, ये कविता की रचना कैसे करते हैं और किस तरह से कविता बोली जाती है। तो इस तरह से ऐसी जिज्ञासा लेखक के मन में थी जानने के। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, डोर चराते हुए, डोर होता है पशुओं को चराना, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति। यति गति मैंने आपको पहले बताया। यति गति से अभिप्राय यही है, कविता में थोड़ी देर के लिए रुकना और रुकने के बाद आगे बढ़ना। यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। आरोह अवरोह से क्या अभिप्राय है? यानी कि अपनी आवाज को ऊंचा नीचा करना। ये मैथ के अंदर भी आते हैं आरोह अवरोह से संबंधित जो सवाल हैं। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। तैयारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका बान भी नहीं रहता था। बान होता है आभास या एहसास। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती थी, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। यानी कि लेखक क्या करते थे? मास्टर जी की, मराठी मास्टर की पूरी नकल उतारते थे। और जब भी लेखक को टाइम मिलता, चाहे खेतों में टाइम मिले, चाहे खेलते हुए, मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले डोर चराते हुए, डोर चराना यानी कि पशुओं को चराना, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती।
मैं अपने आप से ये खेलने लगा। अपने आप से खेलने से अभिप्राय क्या है? यानी कि लेखक ने खुद से ही तरह तरह के अपने मस्तिष्क में तरह तरह के सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, और किस तरह से कविता बनती है ये जो जिज्ञासा लेखक के मन में थी, उसको जानने के लिए लेखक ने अपने विचारों की उधेड़ बुन बनानी शुरू कर दी। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसीरते पांडरी गाया, धरणीवरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर ही थी। वह गाना केशव करणी जाते नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा आगे निकाल लीजिए, अगला पेज निकाल लीजिए। अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। प्रयत्न होता है कोशिश करना। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। नए पंख निकलने से अभिप्राय है कि अब उनके अंदर जो जोश था वो दोगुना हो गया। किसके अंदर? लेखक के अंदर, क्योंकि वो तरह तरह से सोच विचार करनी उन्होंने शुरू कर दी थी कविता से संबंधित। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में ही थे, और वे उन्हीं कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण इसके कारण इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही कहने लगे थे। खुद सौंदेलकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। यानी कि जो कवि होता है वो परमात्मा की तो देन होती है, लेकिन कवि को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी यानी कि शब्दों को तुकों से बांधना। जैसे इस तरह से नहीं बोलते दाल वाल, रोटी वोटी, जैसे छोटे बच्चे कविताएं करते हैं कि छुक छुक करती रेल, आओ बच्चों खेले खेल। इस तरह से शब्दों को तुकों से बांधना। तुकबंदी करने लगा, उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते हुए भी लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती, कंठस्थ क्या होता है? कंठस्थ होता है यानी कि मुझबानी याद होना। कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। आप लेखक ये चाहते थे कि वो एक अच्छे से अच्छे कवि बनकर दिखाएं, और वो अपने अंदर जो भी कमियां, वो उन कमियों को मास्टर के जरिए से दूर करना चाहते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते
कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, सूक्ष्म होते हैं छोटी, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते, मुझे उनके प्रति अपना अनुभव होता, वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते, उन्होंने नई तरह की कविता ही सुनाई तो लगा मैं इस डर्रे पर कविता बनाऊं। डर्रे क्या होते हैं, डर्रे होते हैं स्टाइल, शैली, लिखने का ढंग तरीका, डर्रे पर क्या बनाऊं, कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती, इन बातों से मैं सौंदेलकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो 6 प्रश्न उत्तर है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो है, जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, अवश्य करता है, क्योंकि जुझ का जो अर्थ होता है वो संघर्ष होता है और इसमें लेखक ने पाठशाला जाने के लिए भी संघर्ष किया और उस संघर्ष में उसकी माँ, वो जो राव जी थे, राव जी ने सहयोग दिया और ये पाठशाला में जब उन्होंने अस्तित्व के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि पाठशाला में जब वो पढ़ने के लिए गए तो जो भी पाठशाला में विद्यार्थी थे उनसे वो अपरिचित था और उन्होंने उनका मजाक किया। इस तरह से बाद में वो कक्षा के मॉनिटर भी बन गए थे और इस संघर्ष में जो गणित मास्टर थे, गणित मास्टर ने भी उनका पूरा सहयोग किया और मराठी के जो मास्टर थे उन्होंने भी उनका पूरा सहयोग किया और इस तरह से जो लेखक थे, लेखक जब भी लेखक को समय मिलता, कभी वो पत्थरों पर कभी भैंस की पीठ पर कविता लिखनी शुरू कर देते थे और इस तरह से उनका जो पूरा का पूरा जो जीवन है वो क्या रहा है, संघर्ष में रहा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि ये जो इस अध्याय में जो जूझ नामक जो शीर्षक लेखक ने दिया है ये एकदम बिल्कुल ही उचित है। आगे है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक मन में कैसे पैदा हुआ, और इसमें है ना पहले क्वेश्चन में जो चारित्रिक विशेषताएं हैं